शेयर बाजार में एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हमें अक्सर लगता है कि अगर किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत 5,000 रुपये है तो वो 50 रुपये प्रति शेयर वाली कंपनी से कहीं ज्यादा बड़ी और मूल्यवान होगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। हम डेटा के जरिए समझेंगे कि बाजार असल में कंपनियों की वैल्यू कैसे तय करता है। शेयर की कीमत से आगे बढ़कर कंपनी के असली आकार को मापना हम सभी निवेशकों के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट कैप आखिर है क्या। फिर हम फ्री फ्लोट को समझेंगे, सेबी के क्लासिफिकेशन रूल्स पर नजर डालेंगे, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक संतुलित पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे हम प्यार से मार्केट कैप कहते हैं, असल में ये बताता है कि आज की तारीख में पूरी की पूरी कंपनी की कुल कीमत क्या है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक महंगे शेयर और एक बहुत मूल्यवान कंपनी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मार्केट कैप हमें कंपनी का असली और वर्तमान आकार दिखाता है, ना कि सिर्फ एक अकेले शेयर का प्राइस टैग। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में किसी कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर मौजूद हैं और हर एक शेयर की कीमत 500 रुपए है। तो बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए, हमारे पास 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा आ जाएगा। और यही उस कंपनी का मार्केट कैप है ना आसान? मतलब शेयरों की कुल संख्या यानी वॉल्यूम और उनकी कीमत को मिला दें तो कंपनी का असली स्केल सामने आ जाता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक छोटी सी चेतावनी भी है। देखिए, मार्केट कैप एक बहुत ही शानदार और दुनिया भर में माना जाने वाला तरीका है, पर यह पूरी कहानी नहीं बताता। ये कंपनी के कर्ज, उसकी बाकी वित्तीय देनदारियों या डिविडेंड्स जैसी चीजों को ध्यान में नहीं रखता। इसलिए किसी भी कंपनी का आकलन करते समय हमें इस लिमिटेशन को जरूर याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फ्री फ्लोट को समझना। मार्केट कैप निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला है फुल मार्केट कैप, जहां हम कंपनी के हर एक शेयर को गिन लेते हैं, और दूसरा है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जहां हम सिर्फ उन्हीं शेयरों को गिनते हैं जो पब्लिक ट्रेडिंग के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। अब बाजार को तो इस बात से ज्यादा मतलब है ना कि असल में खरीदा और बेचा क्या जा सकता है, इसीलिए फ्री फ्लोट ज्यादा काम का माना जाता है। और इसे निकालना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप 1, टोटल शेयरों की गिनती कीजिए। स्टेप 2, इसमें से वो शेयर घटा दीजिए जो प्रमोटर्स, सरकार या किसी और ने रणनीतिक तौर पर होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते। इनका मकसद कंपनी पर कंट्रोल रखना होता है। और स्टेप 3, जो नंबर बचा बस वही हमारा फ्री फ्लोट है। ये हमें असल लिक्विडिटी के बारे में बताता है। अब आप सोचेंगे इसका फायदा क्या है? तो बात ऐसी है कि जितना बड़ा फ्री फ्लोट होगा, वॉलेटिलिटी या अस्थिरता उतनी ही कम होगी। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसी हाई फ्री फ्लोट को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में शेयर खरीदना बेचना आसान होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हमारा अपना सेंसेक्स भी सितंबर 2003 में इसी फ्री फ्लोट मेथड पर शिफ्ट हो गया था। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सेबी के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नियम। 2017 से पहले हर कोई अपने हिसाब से तय कर लेता था कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी छोटी। लेकिन फिर सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को कदम उठाया। उन्होंने कहा कि हम किसी मनचाहे रुपए की सीमा के आधार पर नहीं, बल्कि एक सख्त रैंकिंग आधारित सिस्टम के जरिए कंपनियों को बांटेंगे। इससे पूरे भारतीय बाजार में एक शानदार स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो सेबी का रूल आखिर कहता क्या है? फुल मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों की एक लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में टॉप 1 से लेकर 100वीं रैंक वाली कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं। 101 से लेकर 250वीं रैंक वाली कंपनियां मिड कैप बन जाती हैं, और 251वीं रैंक से लेकर उसके नीचे की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। बिल्कुल साफ और सीधा हिसाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। ये डेटा टेबल बहुत कुछ साफ कर देता है। देखिए, सुरक्षा और ग्रोथ के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। लार्ज कैप में जोखिम और अस्थिरता सबसे कम होती है क्योंकि ये सदियों से स्थापित कंपनियां हैं, पर यहां रिटर्न भी मध्यम ही मिलता है। मिड कैप में जोखिम और रिटर्न दोनों मीडियम से हाई के बीच रहते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स, यहां रिस्क बहुत हाई है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, पर अगर कंपनी चल निकली तो असाधारण रिटर्न की संभावना भी यही छुपी होती है। और इसीलिए मिड कैप्स को अक्सर द स्वीट स्पॉट कहा जाता है।
ये वो स्थापित बिजनेस हैं जिन्होंने बाजार में अपनी जगह बना ली है, लेकिन फिर भी इनमें बड़े विस्तार का दम है। ये लार्ज कैप जैसी थोड़ी सेफ्टी भी देते हैं और स्मॉल कैप की तरह तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट मिडिल ग्राउंड है। स्मॉल कैप्स की इस थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ने के लिए 251वीं रैंक के बाद वाली कुछ असली भारतीय कंपनियों पर नजर डालते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्रीज, बीएसई लिमिटेड, आईईएक्स, रामको सीमेंट्स और दीपक नाइट्राइट। ये छोटी और तेजी से उभरती हुई कंपनियां होती हैं और कई दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक्स की कहानी ऐसे ही स्मॉल कैप्स से शुरू होती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना। हमारी अब तक की सारी चर्चा का असल फायदा तभी है जब हम इसे अपने निवेश में लागू कर सकें। अगर हमारा लक्ष्य अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना है तो दशकों पुराने लार्ज कैप्स सबसे बेस्ट हैं। अगर हमें नियमित इनकम चाहिए तो बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनियां ढूंढनी चाहिए। अगर हम थोड़ा अग्रेसिव होकर फ्यूचर की ग्रोथ चाहते हैं तो स्मॉल कैप्स काम आ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, डाइवर्सिफिकेशन। हमें हमेशा अलग अलग कैटेगरीज को मिलाना चाहिए ताकि बाजार के झटकों से कोई भारी नुकसान ना हो। और सेबी भी विविधीकरण और नियमों का पूरा ध्यान रखता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर कोई म्यूचुअल फंड खुद को लार्ज कैप फंड के नाम से बेचता है तो सेबी के नियम के मुताबिक उसे अपना कम से कम 80% हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाना होगा। बाकी 20% ही वो कहीं और लगा सकते हैं। इससे ये तय होता है कि जो नाम है वही काम भी हो। तो ये सब गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। ये जानते हुए कि ऊंचे रिटर्न्स के लिए ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा असल में स्मॉल कैप्स के इस रोमांचक सफर के लिए तैयार होना चाहिए? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हम सबको अपनी रिस्क लेने की क्षमता का खुद आकलन करना होगा। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।